जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को लेकर के आ चुके हैं, जिनमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1919 में, 1921 में, 1923 में या 1925 में? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1951। और ये टाइप एरर है, आप लोग इसको सुधार लेंगे। ठीक है, 1951 आप ध्यान रखिएगा, ये टाइप एरर है, 1921 आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आरएसएस बोलते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये बहुत विवादित संस्था है ना, जो कट्टर हिंदुत्व के सिद्धांत को लेकर के चलती है। लेकिन इस पर ऐसा आरोप लगता है, मतलब ये कट्टर हिंदुत्ववादी सिद्धांत को लेकर के चलती है, और ये हिंदुत्व, नो डाउट कि इसमें कि हिंदुत्ववाद को ये प्रमोट भी करती है ये संस्था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, इसकी स्थापना पूछा जाता है कि इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? क्या 1925 में, 1927 में, 1929 में या 1931 में? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1925। और मैं आपको बताऊं कि इसका अगर कभी आपसे मुख्यालय पूछे तो दोस्तों, मुख्यालय है नागपुर में। मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी स्थापना किया किसने था? तो इसकी स्थापना किया था हेडगेवार ने। हेडगेवार आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेडगेवार ने इसकी स्थापना किया था, जो आरएसएस है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इसी के साथ जो आरएसएस की स्थापना हुई थी, इसी के साथ दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो ये भी 1925 ही है। दोनों को एक साथ याद रखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1925 में, आरएसएस की स्थापना भी 1925 में। ये एकदम राइट विंग है, ये एकदम लेफ्ट विंग है, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। ये क्या होता है? ये एक विचारधारा होती है दोस्तों। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना किया किसने था? जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना किया था एम एन रॉय ने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरएसएस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एम एन रॉय, ठीक है। एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1925 में, जब आरएसएस की स्थापना हुई थी। और आरएसएस की स्थापना किसने किया था? हेडगेवार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? एक बहुत ही फेमस इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका है। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो क्या महात्मा गांधी ने किया था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया था? क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? या अरविंदो घोष ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था? ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, तो 1903 आपको ध्यान रखना है। 1903 में ही इंडियन ओपिनियन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू की एक ही समाचार पत्रिका ज्यादा फेमस हुई, और वो कौन सी है? तो यह है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड, ये बार बार पूछा जाता है किसका समाचार पत्र है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। गोपाल कृष्ण गोखले की एक पत्रिका है दोस्तों, हितवाद, द हितवाद। अगर आपसे पूछे द हितवाद किसका है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का है। अरविंद घोष का दोस्तों वंदे मातरम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध दोस्तों एक निर्णायक युद्ध था, जो एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन था? फ्रांसीसी थे। तो एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ कौन था? फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। दोस्तों, इन दोनों के मध्य आपस में एक कंपटीशन था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को आपस में एक कंपटीशन था कि भारत पर कौन, जब देखिए 1717 में कहानी यहां से शुरू होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह था जो शक्तिशाली था। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह हुए वो निहायत ही कमजोर हुए। तो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन हुआ? औरंगजेब। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो भारत में जो मुगल साम्राज्य था वो टूट जाता है। कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है, और वहां पे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। लेकिन उनमें कोई इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था जो इन यूरोपियों का एक तरीके से इन यूरोपियों की शक्तियों को रोक सके भारत में प्रसार होने के लिए। इनमें जो आगे निकले वो अंग्रेज निकल गए सबसे आगे शक्तिशाली में। लेकिन उनका जो
कंपटीटर था वो फ्रांसीसी थे, और इन दोनों के मध्य दोस्तों 3-3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि वांडी वास का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, और ये अंतिम निर्णायक युद्ध होगा। इसके बाद फिर अंग्रेज भारत में स्थापित हो जाते हैं पूरी तरीके से, और फ्रांसीसी यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके केवल पांडिचेरी वाले क्षेत्र में ये सिमट करके रह जाते हैं। तो ये वांडीवास का युद्ध है दोस्तों, जो कब लड़ा गया था, 1760 में, आप ध्यान रखेंगे 1760 में। ठीक है, 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इस युद्ध में जो अंग्रेज थे ये जीत गए थे, और जो फ्रांसीसी है ये क्या हुए थे, हार गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। अगर आपसे पूछे बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें ये बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ थे जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने। और दूसरी तरफ दोस्तों 3 भारतीय शासक थे। एक था मीर कासिम, जो बंगाल का निष्कासित शासक था, मीर कासिम बंगाल का निष्कासित शासक। दूसरा अवध का नवाब था, जिसे सुजाउद्दौला कहते हैं, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ठीक है, और तीसरा दिल्ली के मुगल बादशाह थे, मुगलों में जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये 3 लोग मिल करके और अंग्रेजी सेना का सामना करते हैं, जिनमें से इन तीनों ही मुगल बादशाहों की, तीनों ही शासकों की, जिनमें मुगल बादशाह भी शामिल थे, पराजय होती है। और इसमें जो हेक्टर मुनरो थी, हेक्टर मुनरो था, इसकी सेना इस युद्ध में विजय प्राप्त करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट जो 1759 है, ये है 1759, ये है दोस्तों वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध। और वेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था डचों के बीच में, डच के बीच में, और अंग्रेजों के बीच में, डचों और अंग्रेजों के बीच में। और इस युद्ध में भी अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी, और जो डच थे दोस्तों, इनका भारत में पूरी तरीके से अंत हो गया। तो डचों का ही भी अंत हुआ था इसी बेदरा के युद्ध में। और 1770 में दोस्तों, इतिहास में 1770 बंगाल के भीषण अकाल के रूप में जाना जाता है। बंगाल का जो गवर्नर था कार्टियर, उसके शासनकाल में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था 1770 में। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। जो दोस्तों प्रार्थना समाज है, यह इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या 1865 में, 1867 में, 1869 में, या 1871 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1867 में। और किसने किया है, तो ये किया है आत्माराम पांडुरंग। किसने किया है, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और कभी कभी इनके साथ महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम आता है, क्योंकि ये बाद में इसमें जुड़ गए थे। तो महादेव गोविंद, महादेव गोविंद रानाडे, रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये आपको ध्यान रखना है, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है ना। अच्छा, महादेव गोविंद रानाडे दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, तो महात्मा गांधी के। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोस्तों ये भले ही इंग्लिश है, लेकिन आपको ये शब्द याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि ये भले ही इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ऐसे ही देवनागरी लिपि में लिख करके और सेम इसी शब्द में आपसे पूछ लिया जाता है कि इस नीति को किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था। शायद इसका हिंदी जाने आप तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये पूछ रहा है। इसको कहते हैं हड़प नीति। क्या कहते हैं, हड़प नीति, या इसी को कहते हैं व्यवगत सिद्धांत। हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत। तो ये नीति किसने लाया था दोस्तों, तो ये डलहौजी ने लाया था, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिन राज्यों के पास स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था, ऐसे राज्यों को डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया था। और इसके तहत जो सबसे पहला शिकार हुआ, कौन सा राज्य हुआ, तो सतारा हुआ।
कौन सा हुआ? सतारा। सतारा वो पहला राज्य था जो डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले हड़पा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सतारा है। इसके अलावा जैतपुर है, संबलपुर है, बाघाट है, झांसी है ना, अवध होगा, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होंगे जो हड़प नीति के तहत हड़प लिए जाते हैं। और अंतिम रूप से 1856 में जब अवध को हड़प लिया जाता है तो वह भी एक बड़ा कारण बनता है 1857 के विद्रोह का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? जब कांग्रेस पार्टी है ना, किसने किया था इसकी स्थापना? तो जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, तो जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, लगभग ये उसी के पैरेलल, उसी के साथ, है ना, उसी के साथ ये सामाजिक सुधार के कार्य करते थे। तो इसकी स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1888 में, कहीं कहीं पे 87 भी है ना। 1887-88 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात, अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, है ना। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार के संस्थाओं को स्थापित किया था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे सुधार कार्यक्रम चलाए थे। तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे, 1888 में इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, जो कांग्रेस के पैरेलल काम करती थी, उसके समानांतर काम करती थी, जो सामाजिक सुधारों को लेकर के चलती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज, और इसके अलावा जो आत्मीय सभा है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो दोस्तों इन्होंने जो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके प्रयासों से लाया गया था, लॉर्ड कैनिंग लेकर के आया था, उसके लिए ये जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती, तो एक तो इनकी प्रार्थना समाज है, नहीं, आर्य समाज है, और दूसरा शुद्धि आंदोलन है। तो आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन के लिए दयानंद सरस्वती जाने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों ये बड़ा ही रोचक कहानी है, मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से समझना है आपको। देखिए, साइमन कमीशन का नाम सुना होगा आपने, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। यहाँ तक क्लियर हुआ? नवंबर 1927 में साइमन कमीशन गठित हुआ था इंग्लैंड में, और ये भारत भेजे गए थे। भारत क्यों भेजे गए थे? भारत इसलिए भेजे गए थे ताकि ये जो 1919 का एक्ट है ना, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, तो जो 1919 का एक्ट था, इसमें क्या कंटिन्यू करना है और कौन से प्रावधानों को हटाना है, क्या सुधार करना है, इसी एक्ट की समीक्षा करने के लिए ये साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। क्लियर है? और कब भेजा गया था? 1927 में। लेकिन ये इंडिया आता कब है? तो ये आता है 3 फरवरी 1928। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को ये इंडिया आता है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो दोस्तों जब साइमन कमीशन आया था तो दिक्कत इस बात की थी कि इसमें सातों के सातों अंग्रेज थे। इसका उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि इसमें सातों के सातों अंग्रेज हैं। तो भारत में कौन से कानूनों को रखा जाना चाहिए, मतलब कंटिन्यू करना चाहिए, और किन कानूनों को कैंसिल करना चाहिए, ये भारत के लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, और सात के सातों अंग्रेज थे, जिनमें से एक इसी में क्लाइमेट एटली भी थे, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस दौरान। यहां तक बात समझ में आया? तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि ये 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, यही विरोध का कारण था। और ये 3 फरवरी 1928 को आया। जैसे ही 3 फरवरी 1928 को ये आया, जैसे ही भारतीयों को पता चला कि इनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है, यहाँ पर विरोध शुरू हो गया कांग्रेस की ओर से। और जितने भी लीडर थे, क्षेत्रीय लीडर थे, उन्होंने सबने जम करके साइमन कमीशन का विरोध किया। मुख्य रूप से इसका विरोध जो बंदरगाह थे, जैसे मुंबई था, जैसे मद्रास था, जैसे लाहौर था, लाहौर तो खैर अंदर में है, लेकिन कराची और उसके बाद तो फिर लाहौर उन्हें जाना था। तो इस तरीके से ऐसे बड़े शहरों में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। और दोस्तों लाहौर में ही विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाहौर में ही विरोध कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। लाजपत राय और लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। और इसी दौरान लाठीचार्ज हुई, और इस लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय थे, इनकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की, है ना। इनके सर पर
कई सारी लाठियां पड़ी जिसकी वजह से ये घायल हुए और बाद में हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई दोस्तों तो इसका जो जिम्मेदार था वो स्कॉट था। कौन था? स्कॉट, जो अंग्रेज अधिकारी था स्कॉट। स्कॉट ने ही लाठी चार्ज करवाया था और स्कॉट इसका जिम्मेदारी था। किसका जिम्मेदार? जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, इस चीज का जिम्मेदार कौन था? स्कॉट। और स्कॉट को ही टारगेट किया गया था भगत सिंह के द्वारा इसकी मृत्यु को लेकर के। लेकिन उस दिन, जिस दिन पूरा प्लान था, उस दिन स्कॉट आया नहीं था और गलती से इन्होंने किसको मार दिया था? सैंडर्स को। तो स्कॉट की जगह पे इन्होंने सैंडर्स को मार दिया। सैंडर्स को मार दिया। क्लियर है? सैंडर्स को मार दिया। तो ये घटना कब की है? तो ये 1928 की घटना है। जो सैंडर्स को मारा गया था तो ये बदला लेने की बात थी। मारने गए थे स्कॉट को, लेकिन मार दिए किसको? सैंडर्स को। है ना? किसने? भगत सिंह और उनके साथियों ने। जो HSRA की पार्टी थी, HSRA, ये जो पार्टी थी, इनके भी कई सारे मेंबर थे, तो इन्होंने मिलकर के किसको मार दिया? 1928 में सैंडर्स को मार दिए। और इसके बाद दोस्तों ये नहीं पकड़े जाते हैं उस टाइम ये पकड़े नहीं जानते क्रांतिकारी। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग नेशनल असेंबली में बम फेंकते हैं, जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी के बाद संयोगवश इस सैंडर्स की फाइल खुल जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को यह पता चल जाता है कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह का हाथ था। और भगत सिंह इसके दौरान मतलब पकड़े जाते हैं, आरोपी सिद्ध हो जाते हैं और उनको फांसी होती है। तो ध्यान रखना है, भगत सिंह को फांसी सैंडर्स हत्याकांड की वजह से ही हुआ था। तो सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? 1928। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम डाकघर अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत का जो प्रथम डाकघर अधिनियम है दोस्तों, क्या 1837 में, 1840 में, 1854 में, 1860 में? इसका सही आंसर क्या होगा? 1854 में प्रथम डाकघर अधिनियम कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देवबंद जो आंदोलन था दोस्तों, यह कब शुरू हुआ था? क्या 1865 में, 1866 में, 1867 में या 1868 में? इसका सही आंसर क्या होगा? 1866 में। और ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रख लेंगे। कहां से? तो सहारनपुर से। सहारनपुर। तो सहारनपुर से देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसको शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी। मोहम्मद कासिम ननौतवी। मोहम्मद कासिम ननौतवी। तो है ये। तो मोहम्मद कासिम ननौतवी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें इनके साथ एक गंगोही होते हैं, उन्होंने भी इनका सहयोग किया था। तो गंगोही, तो कासिम ननौतवी और गंगोही, ये दो लोग मिल करके इस देवबंद आंदोलन की शुरुआत किए थे 1866 में। और कहां से? तो सहारनपुर से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म वर्ष क्या है? महात्मा गांधी का जन्म वर्ष दोस्तों, तो गांधी दिवस हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन ईयर बताइए आप कि ईयर कौन सा है? तो ईयर है 1869, 1869, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। और गांधी जी के जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? 2 अक्टूबर 1869 को। तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के। इसके अलावा दोस्तों जो 1875 है, ये किस महापुरुष का जन्म ईयर है? आप लोग सोच करके बताएं। तो दोस्तों 31 अक्टूबर 1875। तो ये किसका जन्म ईयर है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार पटेल जी का ये जन्म ईयर है ना, 1875। और 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो सरदार पटेल। ठीक है, इसके अलावा 1869, 1889, तो 1889 जो है ये किस महापुरुष का जन्म ईयर है? तो ये 14 सितंबर 1889। तो किसका है ये है नेहरू जी का, 1889। ठीक है, 14 नवंबर है ये, 14 नवंबर। ठीक है, 1889। और ये किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू जी का है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो 14 नवंबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं बाल दिवस। बाल दिवस। और दोस्तों इसी दिन शुगर दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो 14 नवंबर 1889 को
है ना, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस के रूप में प्रत्येक 14 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, बाल दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1863, तो ये किस महापुरुष का जन्म ईयर है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे 12 जनवरी 1863। तो 12 जनवरी 1863, और ये किसका है, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद जी का ये जन्म ईयर है, विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का है। और जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, ये किस रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है उस रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को कानूनी रूप से कब समाप्त किया गया था। जो सती प्रथा है इसको कानूनी रूप से समाप्त किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसकी जो खत्म करने की बात है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और किसके प्रयास से किया था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ये किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था, तो ये दोस्तों 1829 में किया था। और सेम ऐसे ही यही चीज आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही समाप्त किया था, राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से किया था। और वो ध्यान रखेंगे आप, ठगी प्रथा। क्या ध्यान रखेंगे, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा को भी सेम, लेकिन ईयर थोड़ा सा चेंज है। ईयर कौन सा है, 1830, एक साल बाद, ठीक है, एक साल बाद ठगी प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1830 में समाप्त किया गया था। और जो ठगी प्रथा है इसको समाप्त करने के लिए, जो ठगी प्रथा है इसको समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि ये ठगी प्रथा समाप्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी बातें मैं बताता हूं, वो भी आप नोट कर लेंगे। जैसे अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो दास प्रथा है, दास प्रथा, तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, दास प्रथा को समाप्त किया था एलन बरो ने, एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। कब समाप्त किया था, 1843। और दोस्तों अगर आपसे पूछे नरबली प्रथा, नरबली प्रथा, तो नरबली प्रथा को किसने समाप्त किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा को समाप्त किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों ये बहुत ही निर्णायक युद्ध है हमारे इतिहास में, क्योंकि भारत के 3 शासक एक साथ पराजित किए जाते हैं, ब्रिटिश सरकार की शक्तियों के सामने वो नहीं टिक पाते हैं। तो ये ईयर कौन सा है, 1764 और 22 अक्टूबर 1764, ये ध्यान रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश सरकार ने 3 भारतीय शासकों को पराजित किया था। मैं पीछे बता चुका हूं आपको, एक बंगाल का निष्कासित शासक था जिसका नाम क्या था, मीर कासिम, और एक अवध का नवाब था जिसका नाम क्या था, सुजाउद्दौला, एक मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। तो इन 3 शासकों की संयुक्त जो सेना होती है उनको एक साथ पराजित करने वाला जो अंग्रेजी सेना थी वो पराजित कर दी। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जो हेक्टर मुनरो था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो दोस्तों इसमें 1757 है, ये प्लासी का युद्ध है। 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। तो कभी आपसे पूछे प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1757 में। 1759 में बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1759 में, ठीक है। 1759 में वेदरा का युद्ध। और किसके किसके बीच में, तो अंग्रेज और जो डच है, अंग्रेज और डचों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और 1760 में भी मैंने आपको बताया था ना अभी, जो हमारा वांडीवास का युद्ध था, वांडीवास का युद्ध है ना। और ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये होते हैं अंग्रेज, एक तरफ होते हैं अंग्रेज और एक तरफ होती है फ्रांसीसी सेना, फ्रांसीसी, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ फ्रांसीसी। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। ये सब ईयर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन सब युद्धों को तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्या 1934 में, 1935 में, 1936 में या 1937 में? इसका सही आंसर क्या होगा? 1936 में। और कहां पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। और किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने, सहजानंद सरस्वती। तो सहजानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो क्या 1880 में, 1885 में, 1890 में या 1895 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1885 में, ईयर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? ये सबसे ज्यादा, ये जितने भी संगठन हैं उनमें अगर कोई एक संगठन है जिसके बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो इंडियन एसोसिएशन। और इनमें दो लोगों का नाम है, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं और दूसरे हैं आनंद मोहन बोस, है ना। और दोनों लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, आनंद मोहन बोस। और इसका ईयर भी पूछा जाता है। आप कहेंगे सर ये बाकी संस्थाओं में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी संगठन ने बैकग्राउंड तैयार किया था, तभी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हो पाई थी, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उनमें इसका बड़ा रोल था। और बाद में कांग्रेस पार्टी में ये संस्था मर्ज हो गई थी, ये कहीं में मिल गई थी, मतलब कांग्रेस पार्टी में ये संस्था जुड़ गई थी। तो वास्तव में दोस्तों ये संस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। और ये आप याद कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से याद करेंगे इसको कि कभी भूले ना, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? क्या 1880 है, 1884 है, 1882 है या 1886 है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1884, ठीक है। ईयर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना क्या 1920, 1922, 1925 या 1927? तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1925। और किसने किया था? तो एम एन रॉय ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। एम एन रॉय ने इसकी स्थापना की थी, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। एम एन रॉय 1925, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग कब प्रारंभ हुआ? जो मुस्लिम लीग है, इसने, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था, ढाका में। किसने किया था? तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान, ये दो अंग्रेज थे, सॉरी, ये दो मुसलमान थे जो अंग्रेजों के सहयोग से इस मुस्लिम लीग नाम की संस्था को स्थापित किए थे। क्लियर है? तो ये पूछ रहा है कि जो मुस्लिम लीग है इसके द्वारा पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान यानी अगर द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत है तो ये पूछा जाता है कि कब इन्होंने मांग की, तो इसका ईयर पूछा जाता है और ये है 1940। याद रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1940। नेक्स्ट है, वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था? और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुआ था। जो वाइकोम सत्याग्रह है ये कई बार इसका जगह पूछता है, तो जगह भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। जो वाइकोम सत्याग्रह है ये केरल में हुआ था, केरल में। केरल के दो सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी राज्य का क्षेत्रीय सत्याग्रह जो पूछा जाता है उनमें ये सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केरल का वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, और असहयोग आंदोलन के दौरान जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। और ये दोनों कहां पर हुआ था? दोनों ही केरल में, ठीक है। जो वाइकोम है ये 1924 याद रखेंगे और जो मोपला है ये 1921 ध्यान रखेंगे। क्लियर है? जो वाइकोम सत्याग्रह है 1924 और जो मोपला विद्रोह है 1921, असहयोग आंदोलन के दौरान ये हुआ था। तो वाइकोम सत्याग्रह पूछा हुआ है 1924 और महात्मा गांधी ने इसको समर्थन दिया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मोपला विद्रोह हुआ था, वाइकोम ने जो मोपला विद्रोह हुआ था, महात्मा गांधी ने इसको असहयोग आंदोलन के द्वारा समर्थन दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन सिविल सर्विस में प्रथम भारतीय कौन थे? जो इंडियन सिविल सर्विस था इसके प्रथम भारतीय कौन थे? क्या सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, बिपिन चंद्र पाल थे या दादा भाई नौरोजी थे? तो आप सबको पता होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। और कब हुए थे? तो 1863 में, ठीक है। 1863 में ये पहले आईसीएस ऑफिसर थे, तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये सेकंड है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सेकंड होते हैं और जो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो थर्ड हैं।
है ना। हालांकि आपसे सेकंड और थर्ड नहीं पूछता है, ये मैंने आपको केवल जानकारी के लिए बता दिया। जो पहले हैं वही पूछा जाता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863। क्लियर है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ये। आप कहेंगे सर आप तो सारे ही इंपॉर्टेंट बताते हैं, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें एक ये संस्था है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह संस्था कांग्रेस से टूट करके बनी थी, कांग्रेस से अलग होकर के बनी थी, है ना। तो आप कहेंगे सर कांग्रेस टूटी थी क्या? कांग्रेस दोस्तों दो बार टूटी थी। एक बार कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907, ये मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं। 1907 आप सबको पता होगा, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, ठीक है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल के रूप में। हालांकि कांग्रेस का फिर एकीकरण कब हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 का था, उसमें कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल इन दोनों का एकीकरण हो गया था। किसके प्रयास से? बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से। बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से जो कांग्रेस का पहला विभाजन था उसका एकीकरण हो गया था। लेकिन जो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ दोस्तों, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ 1918 में। ये आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन, है ना। अगर कभी आपसे पूछे स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था 1918 में। द्वितीय विभाजन 1918 में, ठीक है, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। और यह विभाजन कैसे हुआ था? तो जो नरम दल के लोग थे, जिनमें दो लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है। एक है जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कांग्रेस के स्टार्टिंग से थे। हालांकि पहला जो अधिवेशन था उसमें वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद से सारे ही अधिवेशनों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत ही सीनियर लीडर होते हैं दोस्तों। पत्रकारिता को लेकर के पहली बार जेल जाने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आईएएस ऑफिसर थे ये पहले, बाद में इनको बहुत सारे गलत आरोप लगा करके टॉर्चर किया जाता है और इन्हें निकाल दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो थे जो मैंने आपको बताया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बाद में पत्रकारिता करते हैं और कांग्रेस में बहुत, हालांकि वो नरम दल के थे, लेकिन बहुत सारी सुधारों और मांगों को ब्रिटिशों के सामने उन्होंने रखा था। तो काफी ऊंचे कद के नेता थे और उन्होंने कांग्रेस को रिजाइन कर दिया। और उनके साथ साथ जो तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था वो 1918 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर के किस संस्था को बनाया था? तो यही है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, है ना। ये जो उदारवादी थे, जो कह लीजिए नरम दल के लोग थे, उनका ये संगठन इन्होंने बनाया था। क्योंकि कांग्रेस में इन्होंने कहा था कि अतिवाद बढ़ गया है। कांग्रेस में जैसे मदन मोहन मालवीय जैसे लोग थे जो कट्टर हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो यही वजह है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। कांग्रेस अतिवाद की ओर बढ़ रही थी, तो कांग्रेस पार्टी को इन्होंने छोड़ करके इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि ये नाम याद रहे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना किसने किया है? तो इसकी स्थापना किया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब किया है? तो 1918 में, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी, जो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन माना गया। याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार डकैती कब हुई थी? दोस्तों जब हमारे यहाँ असहयोग वो क्या बोलते हैं 1930 का जो आंदोलन था हम लोगों का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोस्तों भारत के लगभग हर एरिया में ब्रिटिशों को लेकर के एक नफरत थी, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और इसी दौरान दोस्तों जो बंगाल वाला क्षेत्र था, वहां पे एक कह लीजिए सरकारी टीचर थे, उनको लोग प्यार से मास्टर दा बोलते थे। उनका नाम था सूर्य सेन। क्या नाम था? सूर्य सेन। तो सूर्य सेन थे, है ना। इनका उपनाम क्या था? तो मास्टर दा बोलते थे इनको, मास्टर दा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोस्तों अपने स्टूडेंट्स के साथ, कुछ इनके स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ मिल करके अंग्रेजों का चटगांव एक बंदरगाह था, अंग्रेजों का एक बंदरगाह था चटगांव, जो कहाँ पे था? बंगाल में। अभी वर्तमान में ये बांग्लादेश में है। तो उस टाइम वहां पर ये एक टीचर हुआ करते थे, सरकारी टीचर। और इन्होंने क्या किया? अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के चटगांव वाले स्थान पे धावा बोल दिया। वहां पे धावा क्यों बोला? उसको लूटपाट किया। तो वहां पे था क्या? तो वहां पे दोस्तों अंग्रेजों के हथियार रखे जाते थे।
अंग्रेजों के हथियार का पूरा जखीरा था वहां पे, और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ और बाकी लोगों के साथ उसको खूब लूटपाट किया। और इस घटना को इतिहास में क्या कहा गया? चटगांव शस्त्रागार। देखिए यहाँ पे शस्त्रागार है, शस्त्रागार का मतलब होता है जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं, तो इसकी डकैती है ना, तो यहाँ पे लूटपाट लिखा होता है, चटगांव शस्त्रागार लूटपाट कब हुआ था, तो या किसने किया था, तो सूर्यसेन। कभी कभी मास्टर दा करके लिखा हुआ आता है, तो ये दोनों ही नाम से एग्जाम में फेमस है, सूर्यसेन या मास्टर दा। चटगांव शस्त्रागार डकैती, ठीक है। तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1930 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है। हालांकि बाद में ये पकड़े जाते हैं और इनको फांसी भी हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन कहाँ आयोजित हुई थी? तो यहाँ पे पूछा हुआ है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले। तो स्वदेशी आंदोलन को लेकर के कई फैक्ट है, जैसे स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, इसका प्रारंभिक कारण पूछता है, तात्कालिक कारण पूछता है। तो अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ था, तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने जो विभाजन किया था किसका? बंगाल का। तो बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन किया था किसने? कर्जन ने। तो इसी के विरोध में, इसके विरोध में प्रारंभ हुआ, विरोध में प्रारंभ, इसके विरोध में प्रारंभ। ये तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ क्यों हुआ, तो बंगाल विभाजन के ही विरोध में प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन। अब कब प्रारंभ हुआ? 1905 में। कब प्रारंभ हुआ? 1905 में। कहां से प्रारंभ हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से, टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में दोस्तों। और उस टाइम क्या था कि जितने भी भारत में लोग थे जो क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने क्या किया कि सब लोग आपस में मिलजुल करके, जितने भी लोग थे उन्होंने, सब लोगों ने पहले गंगा नहाया, फिर मतलब जो हिंदू मुस्लिम थे उसके एकीकरण को लेकर के इन्होंने एक सांकेतिक रूप में अंग्रेजों को यह मैसेज दिया कि हम लोग आपके बांटने से नहीं बटेंगे। कर्जन की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, तो उसके विरोध में जितने भी लीडर थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने पहले गंगा नहाया और बाद में एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी, और इन्होंने ये कसम खाया कि हम सब एक रहेंगे और अंग्रेजों के किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और जो भारत की वस्तुएं हैं हम केवल उन्हीं का यूज करेंगे। और दोस्तों इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो विदेशी वस्तुएं थी और कपड़े थे उनकी होली जलाई। तो ये पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो होली जलाई गई थी उसका किसने विरोध किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसका विरोध किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? इसका विरोध किया था, है ना। जो स्वदेशी आंदोलन है इसमें जो कपड़ा जलाया गया, जो होली जलाई गई, इसका विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर पूछा जाता है कि इस स्वदेशी आंदोलन में कौन भाग नहीं लिया था, कौन शामिल नहीं हुआ था? तो कौन शामिल नहीं हुआ था? एक किसान शामिल नहीं हुए थे, और दूसरे मुसलमान, जो बहुसंख्या में मुसलमान थे, मुसलमान भी शामिल नहीं थे, क्योंकि दोस्तों मुसलमान कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्यों थे? अंग्रेज इनको बंगाल विभाजन का फायदा गिना रहे थे, और जो क्रांतिकारी थे वो बंगाल के एकीकरण का फायदा गिना रहे थे, तो बहुत सारे मुसलमान कंफ्यूज थे। हाँ, इनमें से कुछ जरूर इस स्वदेशी आंदोलन को पार्टिसिपेट किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसान और मुसलमान ये दो लोग इस स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। अब अलग अलग एरिया में दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन है ये बहुत बड़े पैमाने पे इसको फैलाया गया, है ना। अलग अलग एरिया में इसको प्रचार प्रसार किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन को किस एरिया में किसने फैलाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर कभी आपसे पूछे महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किसने किया, तो महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का विस्तार दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, ये आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक। अगर आपसे पूछे पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किसने किया था, तो पंजाब में किसने किया था? पंजाब में किया था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगर आपसे पूछे दिल्ली में, दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी जो प्रचार प्रसार है वो किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा खान, सैयद हैदर रजा खान। और बहुत बार पूछा गया है ये नाम, तो आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया, तो चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। कहीं पे पिल्ले लिखा होता है, कहीं पे पिल्लई लिखा होता है। तो ये चार लोग हैं, ये चार लोग हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है
भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, जो भारत का प्रथम शिक्षा आयोग है जिसे हंटर आयोग कहते हैं, ये कब गठित हुआ था? तो इसका गठन किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने इसका गठन किया था और ये शिक्षा सुधार को लेकर के था। और ये किस ईयर हुआ था ये बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो इसका जवाब आप लोग दोस्तों जरूर दीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।